नारायण जी उस दिन किसी काम से गुजर रहे थे जब उन्हें झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उनका वहम है, लेकिन जब आवाज फिर आई तो उनका दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने झाड़ियों को हटाया और जैसे ही उनकी नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ी, उनका दिल कांप उठा। इतनी छोटी सी जान इतनी बेरहमी से छोड़ दी गई थी। उन्होंने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उस पर शायद उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब ये बच्चा अकेला नहीं रहेगा। घर पहुंचकर जब उन्होंने ये बात अपनी पत्नी अनामिका को बताई तो पहले तो वो भी सन्न रह गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मासूम को अपनी गोद में लिया, उनके अंदर की ममता जाग उठी। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था। उस दिन जैसे भगवान ने उनकी खाली गोद भर दी थी, धीरे धीरे वो बच्चा उनके जीवन का केंद्र बन गया। उन्होंने उसका नाम रखा अमन, क्योंकि वो उनके जीवन में शांति और खुशियां लेकर आया था। अनामिका जी उसे अपने हाथों से खिलाती सुलाती और नारायण जी हर समय उसकी हिफाजत में लगे रहते। वो बच्चा जिसे उसके अपने छोड़ गए थे अब किसी के लिए पूरी दुनिया बन चुका था। जैसे जैसे अमन बड़ा होने लगा, वैसे वैसे समाज की कड़वी सच्चाइयां भी उसके सामने आने लगी। मोहल्ले के कुछ लोग, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उसके हम उम्र बच्चे भी उसे ताने मारते। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। शुरू में वो समझ नहीं पाता था कि नाजायज का मतलब क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे इन शब्दों का दर्द समझ आने लगा। हर बार जब कोई उसे इस नाम से पुकारता तो उसका दिल टूट जाता। वो घर आकर चुपचाप बैठ जाता। उसकी आंखों में सवाल होते, मैं कौन हूँ, मेरा कसूर क्या है। लेकिन हर बार नारायण जी उसके पास बैठते, उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। नारायण जी का ये विश्वास अमन के लिए ढाल बन गया। जब भी कोई उसे ताने मारता, नारायण जी उन लोगों को करारा जवाब देते। उन्होंने कभी अमन को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनका अपना नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे हमेशा ये एहसास कराया कि वो उनके लिए सबसे कीमती है। अनामिका जी का प्यार भी किसी सगी माँ से कम नहीं था। जब अमन स्कूल से उदास होकर आता तो वो उसे गले लगा लेती और कहती, तू मेरा बेटा है, बस इतना जान ले, बाकी दुनिया क्या कहती है उसे भूल जा। लेकिन एक बच्चे का दिल वो इतना मजबूत कहाँ होता है। हर ताना हर कटाच उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर जाता। वो अक्सर रात में जागकर सोचता, काश मैं भी बाकी बच्चों की तरह होता, काश मेरे भी असली माँ बाप होते। फिर एक दिन नारायण जी ने उसे बैठाकर बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं उसके कर्मों से होती है। अगर तू मेहनत करेगा, कुछ बड़ा करेगा, तो वही लोग जो आज तुझे ताने मारते हैं कल सलाम करेंगे। ये बात अमन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। वो अब लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने लगा। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। स्कूल में वो हर साल टॉप करने लगा। जब उसका नाम पूरे स्कूल में पहले स्थान पर आता तो नारायण जी और अनामिका जी की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। उनकी खुशी देखकर अमन को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसे लगता कि शायद यही उसकी असली पहचान है, उसका बेटा होना। लेकिन अंदर कहीं वो दर्द अभी भी जिंदा था। नाजायज शब्द का वो घाव अभी भी पूरी तरह भरा नहीं था। अमन का बचपन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर दो अलग अलग दुनिया भी बनती जा रही थी। एक वो जिसमें उसके माँ और बाबूजी का अथाह प्यार था, और दूसरी वो जिसमें समाज के तानों की चुभन हर दिन उसके दिल को घायल करती थी। स्कूल उसके लिए एक ऐसा मैदान बन चुका था जहां उसे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं
बल्कि अपनी पहचान के लिए भी लड़ना पड़ता था। जब भी कोई बच्चा उसे नाजायज कहकर पुकारता तो उसकी मुट्ठियां अपने आप भीग जाती, आंखों में आंसू तैरने लगते। लेकिन उसने खुद को रोकना सीख लिया था। नारायण जी की बातें उसे हर बार याद आती। ताकत लड़ाई में नहीं, सहन करने और आगे बढ़ने में होती है। यही सोचकर वो अपने गुस्से को किताबों में झोंक देता। उसके लिए हर किताब सिर्फ ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि अपने दर्द से निकलने का एक रास्ता बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था, जहां पूरे जिले के अधिकारी और बड़े लोग आए हुए थे। उस दिन जब मंच से अमन का नाम पुकारा गया, इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ छात्र अमन सिंह, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन जब मंच पर पहुंचा तो उसकी नजर भीड़ में बैठे अपने माँ और बाबूजी पर पड़ी। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था और यही वो पल था जिसने अमन के दिल को छू लिया। जब अमन वापस आ रहा था तो कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और वही नाजायज का ताना मारा। घर पहुंचकर उसने ये बात नारायण जी को बताई। पहले तो नारायण जी ने उसे समझाया कि लड़ाई करना सही रास्ता नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तूने अपने माँ बाप के सम्मान के लिए आवाज उठाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन असली जीत तब होगी जब तू इतना बड़ा बनेगा कि लोग तेरे सामने सिर झुकाएंगे। ये बात अमन के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने तय किया कि वो एक बड़ा अधिकारी बनेगा, ऐसा अधिकारी जिसे देखकर लोग गर्व करे। यही सोचकर उसने अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और अमन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी स्कूली पढ़ाई शानदार अंकों के साथ पूरी की और जब वो कॉलेज में पहुंच चुका था, कॉलेज के दिनों में ही उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर का जज्बा उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। वो दिन रात मेहनत करता, कभी कभी तो खुद को इतना थका देता कि रात को सोते ही नींद आ जाती। नारायण जी और अनामिका जी भी उसके इस संघर्ष में उसके साथ थे। जब कभी अमन थक कर हार मानने की सोचता तो उसकी माँ का प्यार और बाबूजी का विश्वास उसे फिर से खड़ा कर देता। इसी के साथ उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। उसने तय कर लिया था कि उसे एक बड़ा अधिकारी बनना है, ऐसा अधिकारी जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने माँ बाबूजी के लिए भी गर्व का कारण बने। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी और हर दिन वो खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता। एक दिन कॉलेज में कुछ छात्रों के बीच बहस हो रही थी। बातों बातों में किसी ने फिर वही शब्द उछाल दिया, नाजायज। ये शब्द सुनते ही जैसे अमन के दिल में पुराना घाव फिर से ताजा हो गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में वही पुरानी तकलीफ लौट आई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने शांत स्वर में कहा, इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े लोग चुप हो गए। उस दिन पहली बार अमन ने महसूस किया कि वो अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। घर लौटकर उसने ये बात अपने माँ और बाबूजी को बताई। अनामिका जी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तू जितना मजबूत बनता जा रहा है, हमें उतना ही गर्व हो रहा है। नारायण जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब तू सही मायनों में बड़ा हो गया है। उनके ये शब्द अमन के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। उसने अपनी दिनचर्या सख्त बना ली थी। इसी बीच उसने यूपीएससी की तैयारी को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसे पता था कि ये परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। उसने अपने हर डर, हर कमजोरी को पीछे छोड़ दिया था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आईपीएस अधिकारी बनना। कभी कभी रात को जब वो अकेला होता तो अपने अतीत के बारे में सोचता। वो सोचता कि अगर उस दिन नारायण जी उसे झाड़ियों से नहीं उठाते तो शायद आज उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता।
ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती। यूपीएससी की तैयारी अब उसके लिए सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जुनून बन चुकी थी। उसने खुद को पूरी तरह इस परीक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। उसके दिन की शुरुआत सुबह की पहली किरण के साथ होती और खत्म रात के गहरे सन्नाटे में होती। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में उतरता गया उसे इस परीक्षा की कठिनाई का असली एहसास होने लगा। इन्हीं दिनों में एक ऐसा पल भी आया जब अमन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। एक मॉक टेस्ट में उसके अंक उम्मीद से काफी कम आए। वो दिन उसके लिए बहुत भारी था। उसने कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। घर लौटकर वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसे लगने लगा कि शायद ये सपना उसके लिए बहुत बड़ा है, शायद वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी ये हालत देखकर अनामिका जी समझ गईं कि कुछ तो गलत है। वो धीरे से उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, आज तू इतना उदास क्यों है? अमन ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ के प्यार के आगे उसकी खामोशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। ये सुनकर अनामिका जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, जिंदगी में हार और जीत तो चलती रहती है। एक बार गिर जाने से कोई हार नहीं जाता। असली हार तो तब होती है जब इंसान उठना छोड़ देता है। उसी समय नारायण जी भी वहां पर आ गए। उन्होंने अमन की बातें सुनी और फिर बड़े शांत स्वर में बोले, अमन, जब तू छोटा था तब भी लोग तुझे ताने मारते थे। तू तब नहीं टूटा तो आज क्यों टूट रहा है? ये परीक्षा तेरी ताकत को परख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू इसमें जरूर सफल होगा। उनकी बातों ने जैसे अमन के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से खड़ा हो गया, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। उस दिन के बाद उसने अपनी तैयारी के तरीके में कुछ बदलाव किए। उसने अपनी कमजोरियों को पहचानना शुरू किया और उन पर ज्यादा ध्यान देने लगा। अब वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था बल्कि समझदारी से पढ़ाई कर रहा था। उसने हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का दिन। उस दिन सुबह जब वो घर से निकला तो उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी था। उसने अपने माँ और बाबूजी के पैर छुए और उनके आशीर्वाद के साथ परीक्षा देने निकल पड़ा। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसके मन में कई विचार आ रहे थे, अपने अतीत के, अपने संघर्ष के और अपने सपनों के। लेकिन जैसे ही उसने प्रश्न पत्र हाथ में लिया, उसने सब कुछ भूलकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ परीक्षा पर केंद्रित कर दिया। उसने हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा और पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया। जब परीक्षा खत्म हुई और वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसे पता था कि उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब जो होगा अच्छा ही होगा। घर लौटकर उसने अपने माँ और बाबूजी को गले लगा लिया। उस दिन उसके चेहरे पर जो विश्वास था वही अमन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद अमन के जीवन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो समय जो पहले किताबों और नोट्स के बीच बीतता था, अब इंतजार की घड़ियों में बदल चुका था। हर दिन उसके लिए एक नई बेचैनी लेकर आता। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल यही आता, परिणाम कब आएगा? और रात को सोते समय भी वही सवाल उसके मन में गूंजता रहता। लेकिन इस इंतजार के बीच भी उसने खुद को पूरी तरह खाली नहीं छोड़ा। उसे पता था कि अगर वो प्रारंभिक परीक्षा पास भी कर लेता है तो आगे की राह और भी कठिन होगी। इसीलिए उसने बिना समय गवाए मुख्य परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। इन दिनों में उसकी दिनचर्या पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। वो सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई में जुटा रहता
और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करता। कभी कभी उसका मन थक जाता, शरीर जवाब देने लगता, लेकिन उसके अंदर का जज्बा उसे रुकने नहीं देता। उसे हर पल अपने माँ और बाबूजी का चेहरा याद आता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। उस दिन सुबह से ही उसके दिल की धड़कनें तेज थी, हाथों में हल्की सी कपकपी थी और आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती थी। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने रोल नंबर पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो पास हो चुका था। उस पल की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने तुरंत दौड़कर अपने माँ और बाबूजी को ये खबर दी। अनामिका जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और नारायण जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो पल उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। जिस बच्चे को उन्होंने झाड़ियों से उठाकर अपनी गोद में लिया था, आज वो अपने सपनों की पहली सीढ़ी पार कर चुका था। लेकिन अमन जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद अब उसके सामने मुख्य परीक्षा की चुनौती थी, जो कहीं ज्यादा कठिन और निर्णायक थी। उसने अपने जश्न को ज्यादा लंबा नहीं खींचा और तुरंत फिर से अपनी तैयारी में जुट गया। अब उसकी पढ़ाई और भी गंभीर हो गई थी। वो हर विषय को विस्तार से पढ़ता, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करता और अपने समय प्रबंधन पर खास ध्यान देता। मुख्य परीक्षा के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, उसकी मेहनत और भी तेज होती जा रही थी। उसके लिए सिर्फ उसका लक्ष्य ही सब कुछ था। मुख्य परीक्षा के दिन जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचा, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। अब वो वही पुराना अमन नहीं था जो कभी दूसरों के तानों से टूट जाता था। अब वो एक ऐसा युवक बन चुका था जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। परीक्षा के हर पेपर के साथ उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता गया। उसने हर सवाल का जवाब पूरे मन से दिया, जैसे वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन की कहानी लिख रहा हो। जब मुख्य परीक्षा खत्म हुई तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब जो भी होगा वो उसकी मेहनत का परिणाम होगा। घर लौटकर उसने एक लंबी सांस ली और अपने माँ और बाबूजी के साथ बैठकर चाय पी। उस पल में एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसने अपनी पूरी ताकत किसी सपने को सच करने में लगा दी हो। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सबसे कठिन और निर्णायक चरण बाकी था, इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा खत्म होने के बाद अमन के जीवन में फिर से इंतजार का दौर शुरू हो गया, लेकिन इस बार उसके भीतर एक अलग ही शांति थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। अब जो भी होगा वो उसकी किस्मत और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करेगा। लेकिन इस शांति के पीछे इंटरव्यू की एक हल्की सी बेचैनी भी थी। यहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि उसके जीवन के अनुभव भी परखे जाएंगे। कुछ ही हफ्तों बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और अमन ने एक बार फिर खुद को सफल पाया। अब वो इंटरव्यू के लिए चयनित हो चुका था। ये खबर सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अनामिका जी ने भगवान का धन्यवाद किया और नारायण जी की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अमन के मन में इस बार खुशी के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी था। उसे लग रहा था कि अब वो उस मुकाम के बहुत करीब है जहां पहुंचकर वो अपनी पहचान हमेशा के लिए बदल सकता है। इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो गई। अब उसकी पढ़ाई का तरीका बदल चुका था। वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछता और उनके जवाब देने की प्रैक्टिस करता। कई बार वो अपने माँ और बाबूजी के साथ बैठकर मॉक इंटरव्यू करता और वे उसे अलग अलग सवाल पूछते। लेकिन इस तैयारी के बीच एक डर भी उसके दिल में बार बार दस्तक देता था, उसका अतीत। उसे लगता था कि कहीं इंटरव्यू में उससे उसके माता पिता के बारे में सवाल ना पूछ लिया जाए।
क्या वो उस सवाल का सामना कर पाएगा? क्या वो बिना टूटे बिना झिझके उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? यही सोच उसे कई बार बेचैन कर देती। इंटरव्यू का दिन आ गया। उस दिन सुबह जब अमन तैयार होकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने खुद को गौर से देखा। ये वही लड़का था जिसे कभी लोग नाजायज कहकर बुलाते थे, लेकिन आज वो एक ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहां से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने माँ और बाबूजी के पैर छुए और उनके आशीर्वाद के साथ निकल पड़ा। इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठकर इंतजार करते समय उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वहां बैठे बाकी उम्मीदवार भी उतने ही गंभीर और आत्मविश्वासी लग रहे थे। कुछ पल के लिए उसे लगा कि क्या वो उनके सामने टिक पाएगा, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अब तक के सफर को याद किया। झाड़ियों में पड़ा वो छोटा सा बच्चा, लोगों के ताने, माँ बाबूजी का प्यार और अपनी मेहनत। और फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आगे भी बढ़ सकता हूँ। उसका नाम पुकारा गया। वो धीरे धीरे अंदर गया, बोर्ड के सामने बैठा और नम्रता से अभिवादन किया। इंटरव्यू शुरू हुआ। शुरू के कुछ सवाल सामान्य थे, उसकी पढ़ाई, उसके विषय और उसके विचारों से जुड़े हुए। अमन ने हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ दिया। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और वो सहज महसूस करने लगा। लेकिन फिर वही सवाल आया जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा था। एक सदस्य ने उससे पूछा, अमन, आपके परिवार के बारे में बताइए। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। उसके मन में कई विचार एक साथ आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सर, मुझे अपने जैविक माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे बचपन में मेरे माँ और बाबूजी ने अपनाया था और अब वही मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने मुझे सिर्फ पाला ही नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता भी दिखाया है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उसका ये जवाब सुनकर कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर बोर्ड के सदस्यों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनमें से एक ने कहा, आपके जवाब में सच्चाई और आत्मविश्वास दोनों हैं। इंटरव्यू खत्म हुआ और जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने खुद के साथ ईमानदारी दिखाई है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। घर लौटकर उसने अपने माँ और बाबूजी को सब कुछ बताया। उन्होंने उसे गले लगा लिया और उस पल में एक गहरा सुकून था, जैसे सालों का संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हो। अब बस एक ही कदम बाकी था, अंतिम परिणाम। इंटरव्यू के बाद का समय अमन के जीवन का सबसे लंबा और सबसे बेचैन करने वाला दौर बन गया था। हर सुबह जब वो उठता तो उसके दिल में एक ही सवाल होता, क्या आज परिणाम आएगा? और हर रात वो उसी सवाल के साथ सो जाता। नारायण जी और अनामिका जी भी इस इंतजार को महसूस कर रहे थे, लेकिन वे अपने भावनाओं को छुपाकर अमन को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार तीनों को महीनों से था। सुबह का समय था। अमन अपने कमरे में बैठा था जब अचानक उसका मोबाइल बजा। उसके एक दोस्त का कॉल था। आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। अमन, रिजल्ट आ गया है। ये सुनते ही अमन के हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई और उसे अपनी सांसें भी भारी लगने लगी। उसने जल्दी से इंटरनेट खोला और परिणाम देखने लगा। कुछ पल के लिए उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, जैसे आंखों के सामने धुंध छा गई हो। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर अपने नाम पर पड़ी, अमन सिंह, और उसके सामने लिखा था चयनित। उस पल जैसे समय थम गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि उन सालों के दर्द, संघर्ष और उम्मीदों के थे जो आज एक साथ बाहर आ रहे थे। वो तुरंत दौड़कर अपने माँ और बाबूजी के पास गया और बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों के आंसू देखकर ही वे सब समझ गए थे। अनामिका जी रो पड़ी, लेकिन इस बार उनके आंसू में दर्द नहीं, सिर्फ खुशी थी। नारायण जी ने अमन के सिर पर हाथ रखा
और उनकी आवाज भर्रा गई। आज तूने हमें बहुत ही गर्व महसूस कराया है बेटा। आज तूने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उस दिन एक घर में एक अलग ही उत्सव था। पड़ोसी, रिश्तेदार और वही लोग जो कभी अमन को ताने मारते थे, सब उसे बधाई देने आ रहे थे। हर कोई उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वही लोग जो कभी उसे नाजायज कहकर पुकारते थे, आज उसे साहब कह रहे थे। अमन ये सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई घमंड नहीं था। उसे सिर्फ एक बात महसूस हो रही थी कि उसने माँ और बाबूजी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। कुछ ही समय बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। अब वो एक नई दुनिया में कदम रख चुका था, जहां अनुशासन, जिम्मेदारी और सेवा का महत्व सबसे ज्यादा था। ट्रेनिंग के दौरान उसने न सिर्फ शारीरिक रूप से खुद को मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार किया। उसने सीखा कि एक अधिकारी होना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। समाज के प्रति, देश के प्रति। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब वो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग पर पहुंचा, तो वो पल उसके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण वाला क्षण था। वर्दी पहनते समय उसकी आंखों के सामने उसका पूरा अतीत घूम गया। वो छोटा सा बच्चा झाड़ियों में पड़ा हुआ, और आज वही बच्चा एक अधिकारी बनकर समाज की सेवा करने के लिए तैयार था। अब जब वो सड़क पर निकलता तो लोग उसे सलाम करते, उसकी इज्जत करते। वो शब्द जो कभी उसके दिल को चीर देता था, नाजायज, अब कहीं खो चुका था। उसकी जगह अब एक नई पहचान ने ले ली थी, आईपीएस अधिकारी अमन सिंह। लेकिन इस सब के बीच वो अपने अतीत को कभी नहीं भूला। वो जानता था कि अगर आज वो यहाँ है तो सिर्फ अपने माँ और बाबूजी की वजह से। इसीलिए उसने हमेशा उनके प्रति अपना सम्मान और प्यार बनाए रखा। अमन की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। वो अब सिर्फ एक सफल आईपीएस अधिकारी ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा बेटा भी था जिसने अपने माँ और बाबूजी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। उनके चेहरे पर अब जो सुकून और गर्व था, वो किसी भी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिंदगी की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जिसमें अमन के साथ एक और रिश्ता जुड़ने वाला था। नौकरी लगने के कुछ ही समय बाद अमन के लिए शादी के रिश्ते आने लगे। हर कोई चाहता था कि उनकी बेटी की शादी एक ईमानदार और सफल अधिकारी से हो। लेकिन अमन के लिए शादी सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसमें समझ, सम्मान और सच्चा साथ होना जरूरी था। उसने साफ तौर पर अपने माँ और बाबूजी से कहा, मैं वही रिश्ता स्वीकार करूंगा जहां मुझे मेरे अतीत के लिए नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व के लिए अपनाया जाए। नारायण जी और अनामिका जी ने उसकी इस बात को पूरी तरह समझा और उसी अनुसार रिश्तों को देखना शुरू किया। आखिरकार उन्हें एक ऐसा परिवार मिला जहां लोगों ने अमन को उसके पद या अतीत से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और उसके व्यवहार से परखा। लड़की का नाम श्रेया था। वो शांत स्वभाव की, समझदार और परिवार को महत्व देने वाली थी। जब अमन और श्रेया की पहली मुलाकात हुई तो अमन ने बिना किसी झिझक के अपने जीवन की पूरी सच्चाई उसे बता दी। अपने जन्म से लेकर आज तक का सफर। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन फिर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका अतीत नहीं, आपका वर्तमान और आपका व्यक्तित्व मायने रखता है। आपने जो हासिल किया है वो किसी भी इंसान के लिए गर्व की बात है। उसके ये शब्द सुनकर अमन के दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे पूरी तरह समझ रहा है, बिना किसी शर्त के। जल्दी दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी तय हो गई। शादी का दिन आया और घर में खुशियों का माहौल छा गया। अनामिका जी अपने बेटे की बारात देखकर भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उनके बेटे की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही थी। नारायण जी गर्व से हर मेहमान का स्वागत कर रहे थे
और उनके चेहरे पर एक संतोष था कि उन्होंने अपने बेटे को हर खुशी देने का अपना वादा निभाया है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। जब अमन ने मंडप में बैठकर 7 फेरे लिए तो उसे हर फेरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और भी गहरा होता गया। अब वो सिर्फ एक बेटा या एक अधिकारी नहीं था, बल्कि एक पति भी था जिसे अपने नए रिश्ते को निभाना था। शादी के बाद जब श्रेया घर आई तो उसने पूरे दिल से इस परिवार को अपना लिया। उसने अनामिका जी को माँ और नारायण जी को बाबूजी कहकर बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे वो इस घर का अभिन्न हिस्सा बन गई। अमन के लिए ये देखना बहुत सुकून देने वाला था कि जिस घर ने उसे अपनाया था, अब वही घर उसकी पत्नी को भी उतने ही प्यार से अपना रहा है। समय बीतता गया और अमन की जिंदगी में अब स्थिरता और खुशी दोनों आ चुकी थी। वो अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहता और घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता। अब उसके जीवन में वो खालीपन नहीं था जो कभी उसे अंदर ही अंदर खाया जाता था। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी थी। एक तरफ उसकी जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ उसका परिवार। एक दिन शाम को जब वो अपने घर की छत पर बैठा था तो उसने अपने पूरे जीवन के सफर को याद किया। झाड़ियों में पड़ा वो मासूम बच्चा, लोगों के ताने, माँ और बाबूजी का प्यार, उसकी मेहनत और आज का ये मुकाम। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी थी। तभी अनामिका जी उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या सोच रहा है बेटा? अमन ने उनकी तरफ देखा और धीमे से कहा, बस यही कि अगर उस दिन आप दोनों मुझे नहीं अपनाते तो शायद आज मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये सुनकर अनामिका जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है, तेरी लगन है। हमने तो बस तुझे एक मौका दिया और तूने उसे अपनी पहचान बना लिया। अमन ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं माँ, आपने मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दिया, आपने मुझे जिंदगी दी है और ये जिंदगी मैं हमेशा आप दोनों के नाम कर दूंगा। उस पल में कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावनाएं थी, गहरी, सच्ची और अनमोल। अब अमन की जिंदगी में वो नाजायज शब्द सिर्फ एक बीती हुई कहानी बन चुका था। उसकी जगह अब एक नई पहचान ने ले ली थी, एक जिम्मेदार बेटा, एक ईमानदार अधिकारी और एक अच्छा इंसान। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।